बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेजबान अल्ताफ वयानी हाजिर खिदमत है और एक नए मौजू के साथ। मौजुआत की कमी नहीं है नाजरीन, पाकिस्तान मौजुआत से जरखेज सरजमीन कहलाएगा या हमारे मीडिया पर्सनस के लिए रोजाना बीसियों मीडिया चैनल्स पे बीसियों मौजुआत पे बीसियों मेहमान बीसियों अंदाज में गुफ्तगू कर रहे होते हैं। एक ही टॉपिक को डिफरेंट एंगल से अगर देखना हो तो पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की मीडिया को देखना चाहिए और यही शायद मैं इसे अपनी खूबसूरती कहूं पाकिस्तान की या बदकिस्मती कहूं कि हम एक छोटे से इशू को एक बड़ा सा पहाड़ बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं और एक बहुत बड़े अवामी इशू को रद्दी की टोकरी में डालना चाहें तो भी बड़ा आसान रहता है और शायद यही हम सबका अलमिया भी है। आजकल बड़ी बाज़गश्त है 120 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज की जो कि अवाम को हुकूमत की जानिब से दिया गया। नाज़रीन, ये किन चीज़ों पे दिया गया, ये क्यों दिया गया, इसकी ज़रूरत क्या थी और इसका फ़ायदा क्या होगा, आज इस मौजू पे पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात होगी और दूसरे हिस्से में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कुछ क्रिकेट के शायकीन से कि पाकिस्तान के इंडिया और अफगानिस्तान के मैच पर बड़ी उंगलियां उठ रही हैं, बड़े सवालात उठ रहे हैं, उस पर उनका क्या कहना है। तो पहले हिस्से में हस्ब मामूल हस्ब दस्तूर हमारे साथ हमारे सीनियर एनालिस्ट तज्ज़ियाकार जनाब इफ्तिखार गजाली साहब मौजूद हैं और आज वो हमारे साथ स्टूडियो में तो नहीं है बल्कि पाकिस्तान में ही नहीं है, वो मॉरिशस में अपने कुछ कारोबारी सिलसिले में मौजूद हैं और वहाँ के बारे में भी बात होगी कि मॉरिशस और पाकिस्तान का तकाबुली जायजा अगर थोड़ा सा हो जाएगा तो आगाज में। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, सबसे पहले तो आपको मॉरिशस की वादियों से अस्सलाम अर्ज करता हूँ और यकीनी तौर पर मॉरिशस जो दुनिया के एक खूबसूरत तरीन आइलैंड में से एक आइलैंड जजीरा नुमा मुल्क है और यकीनी तौर पर आप वहाँ पर मौजूद हैं, तो पहले तो ये बताइए कि वहाँ का दर्जे हरारत क्या है। अल्ताफ भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जो है वो मॉरिशस की इस पुरकैफ फजाओं से ऑनलाइन लिया है। सबसे पहले अपने देखने वालों को मॉरिशस की इन फजाओं से और इन हवाओं से सलाम अकीदत पेश करता हूँ। साथ ही साथ मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि मॉरिशस दुनिया के उन ममालिक में है कि जो गो के एक आइलैंड है लेकिन साल के 365 दिन में से लगभग आप एक अंदाजा लगा लें कि 300 दिन यहाँ जो है वो मौसम इतना खुशगवार रहता है कि मुसलसल बारिश होती रहती है। क्या बात है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि अल्लाह ताला की शान और अल्लाह ताला की कुदरत है कि यहाँ का मौसम जो है वो हमारे पाकिस्तान के मौसम से बिल्कुल उलट है। हम इस वक्त जो है पाकिस्तान में सर्दियों की आमद की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ मॉरिशस के लोग जो है वो सर्दियों को रुखसत कर रहे हैं और गर्मियों का इंतजार कर रहे हैं। कितनी इस वक्त जो है मैं ठीक है, थोड़ी सी बात काटूंगा सर कि कितनी आबादी है यहाँ की और कौन से लोग वहाँ डोमिनेट करते हैं, कौन से रिलीजियस यहाँ के मैं कह रहा हूँ नेशनल रिलीजियस कह दें या वहाँ पे ज्यादा आबादी है उन रिलीजियस के लोगों की। सर अल्ताफ भाई, देखिए मैं आपको पहले तो ये बता रहा था कि इस वक्त जो है आपने दर्जा हरारत पूछा तो आज का दर्जा हरारत इस वक्त जो है वो 28 और 29 है। मॉरिशस का एक पुरफजा मकाम है रोज हिल। मैं इस वक्त यहाँ रोज हिल में मौजूद हूँ और बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। जहां तक आपने पॉपुलेशन के हवाले से बात की तो मॉरिशस की पॉपुलेशन लगभग जो है वो तकरीबन 14 से 15 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। यहाँ की मेजॉरिटी जो है वो क्रिश्चियनिटी और हिंदू मत से ताल्लुक रखती है। मुसलमानों की भी एक खासी बड़ी तादाद जो है वो यहाँ मौजूद है और मैं अपने देखने वालों की खिदमत में ये अर्ज करना चाहूंगा कि उम्मत मुस्लिमा की एक बड़ी अजीम शख्सियत कि जिनको कायदे आजम ने सफीर इस्लाम का खिताब भी दिया था, हजरत अल्लामा मौलाना शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी अलैहि रहमा, उनका जो है वो यहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन के हवाले से एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। इस वक्त लगभग 100 के करीब मसाजिद जो है वो यहाँ मॉरिशस में मौजूद है और अगर आप मुख्तलिफ मसाजिद का जायजा लें और वहां जाए तो आपको बेशतर मसाजिद जो है वो हजरत अल्लामा मौलाना शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी अलैहि रहमा की इफ्तिताह की हुई या संगे बुनियाद रखी हुई नजर आएंगी। और हमारे मुल्क पाकिस्तान की अजीम सियासी और मजहबी शख्सियत जमीयत उलमा पाकिस्तान के साबिक सदर हजरत अल्लामा मौलाना शाह अहमद नूरानी अलैहि रहमा जो कि फर्जंद थे हजरत अल्लामा मौलाना शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी के, उनका भी एक बड़ा किरदार रहा है यहाँ पर
और आज भी जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो हजरत मौलाना शाह अहमद दुरानी साहब को यहाँ बड़ी अकीदत से और बहुत मोहब्बत से याद करती है। सर रकबा, मैं रकबे की बात इसलिए कर रहा हूं कि आपने 14 से 15 लाख की आबादी बताई है मॉरिशस की, और ये तो मैं कराची का एक गली मोहल्ला यानी कि एक एरिया को अगर मैं देखूं तो शायद इससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा आबादी वहां पर मौजूद होती है। मैं बैरिया टाउन का ही मिसाल दे दूं आपको, तो शायद ये बैरिया टाउन जितना कोई मुल्क तो नहीं। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं कि रकबा तो लगभग हमारे कराची के बराबर होगा। अच्छा। लेकिन जी हाँ, लेकिन कुशादा सड़कें हैं, बिल्डिंग्स का तस्वुर नहीं है यहाँ पर, कोई इस तरह का सिलसिला नहीं है कि बिल्डिंग्स जो है वो हमारे यहाँ जिस तरह के एक फ्लैट सिस्टम और हाई राइज बिल्डिंग का जो है वो एक कॉन्सेप्ट जो है वो इस वक्त कराची में और पाकिस्तान के अंदर जो है वो राइज हो गया है। लोग जो है वो छोटे छोटे घर बनाते हैं, विला नुमा जो है वो घर यहाँ पर जो है वो लोग ज्यादा पसंद करते हैं। यानी आप यूँ समझ लें कि जिस तरह एक यूरोपियन तर्ज तामीर होता है, उसी तरह का तर्ज तामीर जो है वो यहाँ मौजूद है। सड़कों पर ट्रैफिक इस तरह का है कि आपको लगेगा कि जैसे हम जो है वो ना होने के बराबर ट्रैफिक को समझेंगे। अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपको अगली गाड़ी जो है वो खासी दूर नजर आएगी। पोर्ट लुइस यहाँ का कैपिटल है। पोर्ट लुइस जो है वहां तो थोड़ी सी जो है वो गहमा गहमी और हंगामा खेजी नजर आती है, लेकिन पोर्ट लुइस के अलावा जितने भी शहर यहाँ पर मौजूद है वहां जो है वो एक बड़ा पुरसुकून माहौल है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि ये टूरिस्ट कंट्री है, इसकी इकोनॉमी जो है वो ज्यादातर टूरिज्म पर चलती है। तो इन्होंने जो है वो इन्वायरमेंट पर बड़ी खास तवज्जो दी हुई है। यहाँ जो है वो तमाम का तमाम माहौल जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली माहौल है। किसी भी तरह का व्हीकल्स जो है वो आपको इस तरह के चलते हुए नजर नहीं आएंगे कि जो धुआं छोड़ती हुई गाड़ियां और कचरा और गंदगी के ढेर और इस तरह की। दूसरी चीज ये कि जितने भी जो यहाँ के रिहायशी लोग हैं, जिस तरह हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाकिस्तान से, अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं, मॉरिशस के रहने वाले जो है वो अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं और खास तौर पर अपने मुल्क की बहुत ज्यादा ख्याल करते हैं और बहुत ज्यादा केयर करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। जो है वो आपको माहौल बहुत खूबसूरत नजर आएगा। यहाँ जो है वो आप अगर दिन के वक्त आसमान पर नजर डालें तो आपको बिल्कुल नीला आसमान, नीला आसमान, नीला आसमान रूई के गालों की तरह उड़ते हुए नजर आते हैं। निगाहें तरस गई हैं सर, ये नीला आसमान और रुई के गालों जैसा बादलों वाला आसमान देखने के लिए। लेकिन बहरहाल आप हमें वो तशबीहात जो पेश कर रहे हैं मॉरिशस की, वो यकीनी तौर पर हम अपनी आंखों से देख भी पा रहे हैं। मुझे ये बताइए, अफ्रीका का ये मुल्क है लेकिन यूरोप के साथ बिल्कुल कनेक्टेड है, और जैसे कि दुनिया जानती है कि फ्रांस का बड़ा इन्फ्लुएंस माजी में भी रहा है, इनकी नौबादियाती ये स्टेट रही है और आज भी फ्रांसीसी जबान ही यहाँ बोली जाती है। सर इसके बारे में थोड़ा सा, फ्रांस का अमल दखल, मैं एक्चुअली यही चाह रहा था कि कितना है यहाँ पर। देखिए, क्योंकि फ्रांस की नौबादियाती रहा है और मॉरिशस की सरकारी जबान भी फ्रेंच लैंग्वेज ही है, तो अमल दखल इस हद तक तो आप कह सकते हैं कि क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ के लोगों का आना जाना फ्रांस के साथ है, लेकिन क्योंकि हिंदू कम्युनिटी के लोगों की भी एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है, तो इंडिया के लोगों ने जो है खास तौर पर यहाँ बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है। बहुत बड़ी कारोबारी हवाले से जो है वो यहाँ उन्होंने जो है वो अपने सरमायाकारी यहाँ पर की है। तो आप यूं समझ लें कि फ्रांस और इंडिया दोनों ममालिक का जो है वो असर और नफूज यहाँ पर आपको नजर आएगा। उसी तरह की जो है वो लिबास में, रहन सहन में और जो है वो दीगर चीजों में, खाने पीने के मामला में आपको उसके असरात नजर आएंगे। लेकिन मैं इसके अंदर एक छोटी सी ये गुजारिश करूंगा कि देखिए, यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वो ये एक जमहूरी मुल्क है, बाकायदा इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के जरिए जो है वो यहाँ पर मुंतखब हुकूमतें आती है। लेकिन अवाम जो है वो मैनिफेस्टो को देखते हुए जो है वो अपने वोट कास्ट करती है। ठीक है। लोगों के अंदर एक शऊर है, वो तमाम की तमाम चीजों को इस नजर से नहीं देखते कि कोई पर्सनालिटी है या कोई बहुत पॉपुलर शख्सियत है या किसी एक खास इशू को जो है वो इलेक्शन के मौके पर जो है वो अपने सामने रखते हुए वोट कास्ट कर ले, नहीं, बल्कि वो पूरे मैनिफेस्टो को देखते हैं। वो ये चीज नजर में रखते हैं कि जो आने वाली हुकूमत है उसकी क्या प्लानिंग है आवाम के लिए, मुल्क के लिए, रोजगार के लिए, खास तौर पर कारोबार के लिए जो है वो किस तरह की वो मनसूबाबंदी और प्लानिंग अपने पास रखती है। तो उस चीज को देखते हुए लोग जो है वो यहाँ वोट कास्ट करते हैं। क्या यहाँ की प्रोडक्ट, एक तो आपने बताया कि टूरिस्ट कंट्री है और सयाहत के लिए, और यही शायद इनका एक जरिया मुआश भी कह सकते हैं इनका मेन, इसके अलावा यहाँ कुछ बनता है, कुछ उगता है ऐसा, या डायरेक्टली सारी चीजें कमोबेश इंपोर्ट ही होती है वहां पे?
नहीं देखिए, मॉरिशस जो है, मैंने आपको बताया ना कि क्योंकि यहाँ बारिशें बहुत ज्यादा हैं और जमीन इतनी जरखेज है अल्ताफ भाई, और खास तौर पर मैं अपने देखने वालों की नजर ये बात करना चाहूंगा कि जो मिट्टी है वो इतनी ज्यादा जरखेज है कि आपको सड़कों के बीच में भी जो है वो सब्जा उगा हुआ खुद ब खुद नजर आ जाएगा। क्या बात। तो उसकी वजह से जो है वो आप यहाँ समझ लें कि ऑर्गेनिक आइटम्स जो है वो बहुत ज्यादा है। कुछ सब्जियां और कुछ चीजें तो ये अपनी लोकल कंजम्पशन के लिए यहाँ पर उगाते हैं और फार्मिंग यहाँ पर होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो अहम तरीन शय है या चीज है जिसको हम कहें कि यहाँ से एक्सपोर्ट होती है, वो है यहाँ की शुगर। शुगर जो है, शुगर केन जो है वो यहाँ की एक मेन प्रोडक्ट है जो यहाँ तैयार होती है। और मैं आपसे अर्ज करूं अल्ताफ भाई, अपने सुनने वालों की और देखने वालों की भी नजर करना चाहूंगा कि मॉरिशस की शुगर पूरी दुनिया में और खास तौर पर यूरोप और जापान में इतनी ज्यादा मशहूर है क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, ब्राउन शुगर होती है, कि यहाँ की लोकल पॉपुलेशन को भी वो नहीं मिल पाती। अपनी जो है वो मकामी जरूरियात के लिए शुगर इंपोर्ट करते हैं, और यहाँ की जो शुगर है वो आप ये समझ लें कि कई सालों की शुगर जो है वो मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज ने और जापान वगैरह ने पहले इसे जो है वो परचेज करके रखी होती है, ग्रेट, ऑर्गेनिक होने की वजह से। अच्छा, ये तो यहाँ पे भी फिर सियासी माफिया भी होगी, क्योंकि जहाँ जहाँ शुगर होती है, यहाँ पाकिस्तान में तो जहाँ जहाँ शुगर है वहाँ सियासत है, वहाँ शुगर मिले हैं और शुगर परमिट्स हैं, और शुगर में के हवाले से जो भी यहाँ पर तबाहकारियाँ होती हैं, क्या ये तबाहकारियाँ आप वहाँ भी देखते हैं? नहीं जनाब, ऐसी कोई तबाहकारियाँ यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि लोगों का जो है वो अपने मुल्क से मोहब्बत करना जो है वो अल्ताफ भाई बहुत अहमियत का हामिल है। देखिए, एक चीज है जबानी कलामी मोहब्बत, जी जी, कि हम जो है वो बैरून मुल्क जाकर जो है वो पाकिस्तान का नाम जो है वो अपनी जबान से लेते नहीं थकते, और अपने मुल्क में भी बैठे बैठे जो है वो इस तरह के राग अलापते रहते हैं, लेकिन अमली तौर पर असल में हम प्रैक्टिकली जो है वो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करते। यहाँ सूरत हाल इस तरह की है कि यहाँ के लोग जो है वो सियासत को एक अलग तरफ रखते हैं और अपने कारोबारी मामलात को और अपने मुल्क की तरक्की को जो है वो दूसरी तरफ रखते हैं। उनका ज्यादातर जोर इसी चीज पर होता है कि ज्यादा से ज्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो काम कर सकें। मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखूंगा कि देखिए, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है और हम थोड़ी सी जो है वो जिसको कहते हैं कि केयरलेस और लाउबाली तबीयत के हामिल है। यहाँ की एक फैमिली जो है, मॉरिशस के साहिल जो है वो दुनिया भर में बहुत मशहूर है। जी बिल्कुल, जो वाटर है यहाँ के समंदरों का, और जो मिट्टी है वो बिल्कुल व्हाइट मिट्टी है, तो वो आप समंदर में पैर रखे तो आपको अपने पैर नजर आएंगे, इतना जो है ना वो सफेद और शफाफ पानी है। मैं उस फैमिली के साथ जो है वो सी साइड पर पिकनिक के लिए गया हुआ था, तो हमारे साथ जो है वो खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया थी, उसमें आम भी जो है वो लेकर गए हुए थे। मैंने जो है वो सब बैठे हुए आम खा रहे थे, मैंने भी आम खाया, और हस्बे आदत और हस्बे रिवायत जो हमारी पाकिस्तानी आदत है कि आम खाने के बाद जो है उसका छिलका एक तरफ फेंका और गुठली जो है वो एक तरफ फेंक दी। बिल्कुल। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेरे साथ जो मेरी फैमिली साथ गई हुई थी, उनमें से एक बच्ची उठकर आई, उसने मेरी हाथ तरफ से फेंके हुए जो है वो छिलके और वो गुठलियां जो है वो अपने हाथ से उठाई, और वो साथ में जो है वो एक बॉक्स लेकर आए हुए थे गत्ते का, उसने उस बॉक्स पर डाल दी। क्या आप यकीन कीजिए, मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई, और मैं जो हूँ वो यूं कह लें आपके शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा था कि देखें एक छोटी सी बच्ची है ये, इसको भी अपने मुल्क का और उसका कितना ख्याल है कि हमारा समंदर अगर गंदा होगा और हमारा जो मुल्क की पॉपुलेशन है वो जो है उसका क्या नाम जो है वो दुनिया में जाएगा, और किस तरह फिर टूरिस्ट जो है वो हमारे इस गंदे मुल्क में आएगा। क्या बात, तो बात ये है कि इसी तरह की चीजों का ख्याल अगर हम कर लें, अगर हम अपने साहिलों को जाके देखें तो दुनिया के सबसे तवील तरीन साहिली पट्टी जो है वो हमारे यहाँ मौजूद है। स्नोफॉल हमारे यहाँ इतनी शानदार होती है कि दुनिया के लोग इस चीज को तरसते हैं, लेकिन हमने उन तमाम के तमाम इलाकों को गंदगी का ढेर बना रखा है। अगर आज हम जो है वो अमन अमान की सूरत हाल को कायम रखते हुए अपने मुल्क की सफाई सुथराई का खुद ख्याल रखें, तो इंशाअल्लाह ताला मॉरिशस के साथ साथ पाकिस्तान भी जो है वो दुनिया में एक बहुत बड़ा टूरिस्ट कंट्री बन जाएगा। सर, दिल तो बहुत हो रहा है कि मैं रिलीफ पैकेज पे आऊं, लेकिन पहले मैं चाह रहा हूं कि प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं सारी बातें आप ही से मॉरिशस और फिर वहां की निज़ाम ज़िंदगी के बारे में कर लूं। बड़ी खूबसूरत बात की आपने कि छोटी सी बच्ची जो है वो साहिल की सफाई में अपना किरदार अदा कर रही है। वो देख रही है कि मेरे साथी मेहमान ने अगर कोई गलती से या जबरन कोई ऐसी चीज़ की है तो उसने उसकी सफाई की। ये चीज़ें बच्चों में या बड़ों में
कैसे पैदा होती है? क्या ये डंडे के जोर पे होता है या हमारी तरबियत या हमारा सिलेबस कुछ इस तरह से हमें तरबियत दे रहा होता है कि ये ऑटोमेटिकली हमारी जीन का हिस्सा बन जाती है? देखिए, मैं अल्ताफ भाई एक अर्ज करूं आपसे, अल्लामा इकबाल का एक मैं शेर आपके सामने रखूंगा और फिर उसके बाद आगे अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा कि अल्लामा फरमाते हैं कि वो फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। क्या बात। कि हम हर चीज जो है वो मकतब से नहीं सीख सकते, कुछ जो है वो निगाहों का फैज होता है और कुछ हमारी जो है वो तरबियत का भी असर होता है कि जिससे जो है वो हमारी नस्लें जो है वो सीखती है और उस पर अमल करती है। बिल्कुल। बात यह है कि हम खुद जो है वो पान और गुटके चबाएं और उसके बाद सड़कों पर उसकी पिचकारियां मारें। हम जो है वो अपने घर को मुकम्मल तौर पर पानी से धो डालें और परनाला जो है वो हमारी गली में निकल रहा हो और पूरी गली में जो है वो हमारे घर का गंदा पानी जमा हो। हम अपने घर के हर कोने में जो है वो एक डस्टबिन रखें और उस डस्टबिन में जमा होने वाले कचरे को एक शॉपिंग बैग में भर के जो है वो अपने घर की खिड़की से सड़क पर डाल दे या फेंक दे, तो फिर उससे तो मेरे ख्याल में जो है वो मुल्क की सफाई सुथराई और तमाम की तमाम चीजें जो है वो नहीं हो पाएंगी। असल चीज ये है कि हमें खुद अपना ख्याल रखना पड़ेगा, अपने मुल्क को अपना घर समझना पड़ेगा कि जिस तरह हम अपने घर की सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं इसी तरह अपने घर की, अपने मुल्क के गली कूचों की, सड़कों की और एक एक चीज की सफाई सुथराई का ख्याल रखें। केयर करने वाली बात है, हम जिस तरह अपने घर की चीजों की केयर करते हैं तो पाकिस्तान भी हमारा खूबसूरत घर है, जिस तरह मॉरिशस के लोग अपने घर का ख्याल रखते हैं हम अपने घर का ख्याल रखें तो इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क जो कि वैसे ही जन्नत नजीर है इंशाल्लाह ताला मजीद जन्नत का मंजर पेश करेगा। बहुत खूब। बात नाज़रीन, बात तो होनी थी रिलीफ पैकेज पर, लेकिन जिस रिलीफ की बात इफ्तिखार गजाली साहब ने मॉरिशस से की है, क्या हम अपने आप को रिलीफ देने के लिए तैयार हैं? क्या हमारी निगाहें हर वक्त रिलीफ के लिए किसी और की तरफ ही उठती रहेंगी? हमने अपने आप को, अपनी आने वाली नस्लों के लिए क्या रिलीफ पैकेज तैयार किया है? यही जो जिसका जिक्र इफ्तिखार गजाली साहब कह रहे थे कि अपने घरों को साफ रखो, अपनी गली को साफ करो, उसका पूरा करके सारा अपने मेन रोड पे जाके फेंक दिया या घर का कचरा गलियों में फेंक दिया। यही प्रॉब्लम यही है कि हम अपनी रिलीफ, हम खुद किसी को रिलीफ नहीं देना चाह रहे और हर मरतबा रिलीफ के लिए कहीं ना कहीं और देखने की कोशिश करते हैं। बहरहाल प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने सारी बातें मॉरिशस और वहाँ के निज़ाम ज़िंदगी और थोड़ी सी तरबियत के हवाले से की है। वक्फे का वक्त है, वक्फे के बाद अब बात करेंगे 120 अरब रुपए के पैकेज की जानिब। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इफ्तिखार गजाली साहब हमारे साथ मॉरिशस से लाइन पर हैं और यकीनी तौर पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात तो रिलीफ पैकेज की होनी थी लेकिन हो गई सारी मॉरिशस के निज़ाम ज़िंदगी पर। अब बात करता हूं इफ्तिखार साहब, आप लाइन पर हैं और यकीनी तौर पर 120 अरब रुपए का पैकेज जो वजीर आजम ने अनाउंस किया है, सबसे पहले तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई कि एक वजीर आजम को मीडिया पर आकर कौम से खिताब के दौरान इस पैकेज को अनाउंस करना पड़ा? देखिए अल्ताफ भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वजीर आजम ने 120 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया और बढ़ती हुई महंगाई ने जहां एक तरफ जो है वो अवाम की कमर को सिर्फ तोड़कर नहीं रख दिया है बल्कि उसका कचूमर बनाकर उसको इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि अवाम जो है वो सीधी कमर के साथ आने वाले कई सालों तक खड़ी हो सके। ठीक है। एक तरफ पूरी दुनिया की इकोनॉमी जहां कोविड की वजह से शदीद बहरान का शिकार है, वहां हमारा पाकिस्तान भी जो है वो इससे बच नहीं सका है और हम जो है क्योंकि बहुत ज्यादा खास तौर पर खाने पीने की अशिया जो है और मुख्तलिफ आइटम और तेल वगैरह जो है वो चाहे वो खाने का तेल हो या फिर वो गाड़ियों में जलाने का तेल हो, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हमारा इंपोर्ट बिल जिस रफ्तार से बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में जिस रफ्तार से महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है तो उसके असरात हमारे मुल्क पर भी बहरहाल आने थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ अल्ताफ भाई कि मेरा अपना ख्याल
ये है कि वज़ीर आज़म ने ये फैसला जो है वो इंतहाई दबाव में आकर किया है। महंगाई की ये लहर जो है वो गुज़िश्ता 1 साल से जो है वो मुकम्मल तौर पर हमारे मुल्क को अपनी लपेट में लिए हुए है, और आप ये समझ लें कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये चौथा साल है जो शुरू होने को जा रहा है। और चौथा साल वो साल होता है कि जिसके अंदर जो है वो हुकूमत अपनी कारकर्दगियां जो है वो आवाम के सामने लाती है, और 5वें साल में तो जाहिर है कि इंतखाबात की तैयारियां होती हैं। सही। तो अब क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इंतहाई माजरत के साथ अर्ज करूंगा कि कोई बहुत बड़ा गुज़िश्ता 3 सालों के अंदर कारनामा अंजाम नहीं दे सकी, और आवाम में जो है वो बतदरीज जिस अंदाज में हाइप क्रिएट की गई थी कि तब्दीली और नया पाकिस्तान का नारा जो है वो आवाम के दिलो दिमाग में बिठा दिया गया था, वो क्योंकि आवाम के दिल में बैठा हुआ था और उसके नताइज सामने होते हुए नजर नहीं आ रहे थे, तो ये एक जिसको कहते हैं कि सियासी तौर पर जो है वो अपने आप को बचाने के लिए और अपने आप को जो है वो आवाम में रखने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बहरहाल मजबूरन ये ऐलान करना पड़ा है। लेकिन मैं अल्ताफ भाई इसके अंदर एक गुजारिश ही करूंगा कि देखिए मुख्तलिफ अवामी हवालों से जो है वो मोहतरमा सानिया नश्तर साहिबा को जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिम्मेदारी दे रखी है, और कोविड के दौरान भी और उससे पहले भी जो है वो उन्होंने मुख्तलिफ रिलीफ पैकेजेस वो आवाम के सामने वो लेकर आई, और उन्होंने जो है वो बहुत ही खुलूस से, ईमानदारी से और अनथक मेहनत से जो है वो इस हवाले से काम किया। स्पेशली अगर आप देखेंगे तो वज़ीर आज़म की जो कैबिनेट है उसके अंदर सानिया नश्तर साहिबा जो है वो कैबिनेट की ऐसी मेंबर है जो मीडिया से बहुत ज्यादा दूर रहती है। बिल्कुल। उनके चेहरे पर आपको संजीदगी नजर आएगी। वो जब भी किसी टॉक शो में मौजूद होती है या प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो इंतहाई संजीदगी के साथ जो है वो टू दी पॉइंट बात करती है, और तमाम की तमाम चीजें जो है वो बिल्कुल आवाम के सामने लेकर आती हैं। लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा कि देखिए सानिया नश्तर साहिबा ने जो है वो इस चीज को अनाउंस किया कि वज़ीर आज़म के इस पैकेज से पाकिस्तान की तकरीबन 60% पॉपुलेशन जो है वो फायदा उठाएगी। जी बिल्कुल। अब हमारी आबादी जो है वो तकरीबन 22 करोड़ के करीब आबादी है। अब 22 करोड़ की आबादी का अगर हम 60% लगाते हैं तो ये तकरीबन 13.25 करोड़ के करीब जो है वो लोग बनते हैं। अब 120 अरब को अगर आप 13.25 करोड़ लोगों में जो है वो तकसीम कर दें तो माहिर माशियाती जो है वो इस हवाले से ज्यादा बेहतर रोशनी डाल सकेंगे कि फीकस जो है वो किसी के हिस्से में कितना आता है। साथ ही साथ देखिए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक जो है वो रिलीफ पैकेज अनाउंस किया 120 अरब रुपए का, और उन्होंने ये कहा कि तकरीबन जो है वो मुख्तलिफ अशिया में 30% का जो है वो रिलीफ लोगों को मिलेगा। अब सवाल ये है कि एक तरफ जो है वो आपने 30% के रिलीफ का और 120 अरब रुपए के पैकेज का अनाउंस किया, और उसके अगले दिन ही जो है वो आपने पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफा कर दिया, आपने बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया, और चीनी को आपने इस हद तक जो है वो बुलंद तरीन कीमतों तक पहुंचा दिया है कि जिसको कहा जा रहा है कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में मैं एक सेकंड के लिए आपको इसलिए रोकूंगा कि दो चीजों का जिक्र आपने किया, मैं चाहूंगा कि इसको भी हम थोड़ा सा साथ साथ एलेबोरेट करते जाएं। पेट्रोल की आपने बात की कि पेट्रोल की कीमत इन्हीं दिनों में जब ये पैकेज अनाउंस हुआ है 6 से 7 रुपए पर लीटर जो है वो और बढ़ा है, तो इसके लिए यकीनी तौर पे पेट्रोल आप और हम सब समझते हैं कि ये इंटरनेशनल मार्केट के साथ कनेक्टेड है, और जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें अप होती हैं, ये कहना है इस हुकूमत का। मैं चाहूंगा कि इस पे आप भी अपना नुक्ता नजर दे दीजिए कि अगर पेट्रोल पर अब तक जितनी भी गवर्नमेंट्स गुजरी हैं, खुसूसन ये हालिया दिनों में जो 4-6 टेन्योर्स को अगर हम देखें, उन सबसे कम टैक्सेस हुकूमत ने इस पे रख दिए हैं। इसकी वजह ये अगर हुकूमत उसी तनासुब से अगर टैक्सेस लेती है आज पेट्रोल पे, तो पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा होना है। और मिसाल दी जाती है पड़ोसी ममालिक की, क्योंकि यूरोप की मिसाल देना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहां की फिर इनका जीडीपी जो है, उनका पर कैपिटा इनकम जो है वो भी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर भारत की मिसाल देखी जाए, आज भारत में अगर भारत से पाकिस्तानी रुपए का कन्वर्जन देखा जाए, 230 रुपए के करीब जो है पाकिस्तानी 100 रुपए, पाकिस्तानी 100 रुपए, उनके 100 रुपए में हमारे 230 रुपए आते हैं। तो मिसाल के तौर पे आज अगर पाकिस्तान के 146 रुपए को देखें तो कमोबेश कोई 60 के करीब, 60 रुपए के करीब, 70 रुपए के दरमियान जो है ना, ये रकम बनती है कि भारत में पेट्रोल होना चाहिए। लेकिन
इस वक्त भारत में 100 रुपए यानी कि पाकिस्तानी 230 रुपए कन्वर्ट करें। तो मिसाल मैं सिर्फ ये मिसाल इसलिए देना चाह रहा हूं कि हुकूमत का कहना यह है कि हमने पूरी कोशिश की है कि पेट्रोल पर कम से कम टैक्सेस रख के, जिससे कि ये पेट्रोल वो वाइश है जिस पे बहुत ज्यादा जो है वो कीमतें बढ़ जाती है हर चीज की, ठीक है। और दूसरा शुगर पे मैं बात इसलिए करना चाहूंगा कि हमारी सूबाई हुकूमतें जो है वो भी, आप नोट कीजिएगा इन दोनों सवालों को मेरे, कि हमारी सूबाई हुकूमतें जो है वो बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करी। खासतौर पर अगर हम सिंध की बात करें कि इनसे कहा गया, जिस तरह गंदम में कहा गया कि गंदम को रिलीज करें, उन्होंने वक्त पे नहीं किया और फिर गंदम आटे के रेट बढ़ते चले गए और वही एक सियासी पैंतरा खेलने की कोशिश की जाती है। इसी तरह शुगर की क्रशिंग का, गन्ने की क्रशिंग का खास टाइम होता है। हुकूमत कहते रहे कि सिंध में क्रशिंग नहीं हो रही, अब जाके क्रशिंग शुरू हुई क्योंकि अब मसनूई बहरान पैदा होगा। और इसीलिए खास तौर पे अगर आज भी देखा जाए तो पंजाब और सिंध में एक वाज़ेह फर्क है चीनी की कीमतों को। आप इन तमाम चीजों के सियासी अवामिल को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं अल्ताफ भाई, एक चीज तो ये जो हम मुख्तलिफ हवालों से कंपैरिजन पेश करते हैं ना, मैं इसका शदीद मुखालिफ हूं। या तो आप अगर किसी चीज को कंपेयर करते हैं मुख्तलिफ ममालिक से, तो फिर और चीजों को भी कंपेयर किया करें। देखिए, आप पेट्रोल के नर्ख जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर हमारा मीडिया भी और हमारे हुक्मरान भी और दीगर हमारे जो सियासी रहनुमा है वो पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश, पाकिस्तान इंडिया और बांग्लादेश से जो है वो पेट्रोल के प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो एक्सपोर्ट है पूरी दुनिया में जो है वो इस वक्त खास तौर पर पाकिस्तान, इंडिया, चाइना जो है वो वहां पर जितनी भी ये शिपिंग लाइंस है उन्होंने फ्रेट जो है वो अपने आसमानों तक पहुंचा दी। बिल्कुल ऐसा ही। मुख्तलिफ ममालिक ने जो है वो फ्रेट के हवाले से जो है वो सब्सिडीज अनाउंस की हुई है। मैं कारोबारी हवाले से यहाँ मॉरिशस में मौजूद हूँ और स्पेशली जो है वो कम्युनिटीज जो आइटम्स है उस पर मैं काम करता हूँ। आप यकीन कीजिए कि मैं जब यहाँ मार्केट्स में जाता हूँ और मुख्तलिफ क्लाइंट्स के पास विजिट करता हूँ तो वो आइटम जो हम एक्सपोर्ट करते हैं एज इट इज वही आइटम जो है वो इंडिया से और दीगर ममालिक से भी जो है वो यहाँ इम्पोर्ट किए जाते हैं। हमारी और दूसरे ममालिक की कीमतों में जमीन आसमान का फर्क होता है। वजह उसकी ये है कि वहां की मकामी हुकूमतें जो है वो इस हवाले से सब्सिडीज अनाउंस करती हैं। वो ये कहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो, इस हवाले से आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, जो कीमतों का फर्क आ रहा है, उसमें हम आपको सब्सिडीज देंगे। तो क्या आया हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इस तरह का जो है वो कंपेरिजन और जो है वो एक तरीके से तकाबुली जायजा जो है वो पेश करने के लिए तैयार है? हम सिर्फ पेट्रोल की कीमत और दीगर कीमतों को सामने लेकर आते हैं। दूसरी चीज जो है वो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि देखिए, क्रशिंग नॉर्मली जो है वो 15 नवंबर के बाद से ही शुरू होती है हमारे मुल्क में। पहले गन्ने की खरीदारी होती है और क्रशिंग का जो आगाज है वो 15 नवंबर के बाद से शुरू होता है। तो अब बात यह है कि सिंध ने शुरू नहीं की तो क्या आया पंजाब ने शुरू कर दी, और क्या पंजाब में शुरू होने के बाद जो है वो इस तरह की सूरत सामने आई है? मैं कल ही जो है वो एक न्यूज़पेपर में देख रहा था कि बहुत बड़ी तादाद में जो है वो कराची से शुगर के ट्रक जो है शक्कर के वो केपीके की तरफ जो है वो रवाना किए जा रहे हैं। और जो है वो पेशावर के एक वजीर का कहना था कि जैसे ये शुगर जो है वो पेशावर पहुंचेगी तो केपी में जो है वो शुगर के प्राइसेस जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएंगे। सवाल ये है कि आपने 130 रुपए की तो शुगर इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट की हुई है जनाब, उसको आप कहां लेके जाएंगे? जिस वक्त आपको शुगर इंपोर्ट करनी थी उस वक्त आपने इंपोर्ट नहीं की। आपकी ब्यूरोक्रेसी ने, आपकी नौकरशाही ने जो है वो जिसको कहते हैं कि डिले टैक्टिक्स को इस्तेमाल करते हुए जो है वो देर में टेंडर किए। जब $250 पर मैट्रिक टन के हिसाब से दुनिया में शुगर अवेलेबल थी, आपने उस वक्त परचेजिंग नहीं की। उसके बाद जब वो $500 पे कीमत पहुंच गई तो आपने टेंडर इशू किया। तो सवाल ये है कि आज आप तो खुद जो है वो 130 रुपए की शुगर इंपोर्ट करके उसको सब्सिडाइज करके जो है वो 90 रुपीज के अंदर जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर बेच रहे हैं। तो ये तमाम की तमाम चीजें असल में जो है ना, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये नाकिस मंसूबाबंदी का मुजाहरा करती है। असल चीज ये है कि हम देर से जागते हैं और देर से फैसले करते हैं, उसका नतीजा जो है वो हमारी गरीब आवाम को भुगतना पड़ता है। यानी अकॉर्डिंग टू सानिया नश्तर के हमारी 60% आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे सफर कर रही है, जिसको हम जो है वो सब्सिडीज दे रहे हैं। अब जिस मुल्क की 60% से ज्यादा आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे सफर कर रही हो और उसके लिए वो हमें रियायती पैकेजेस अनाउंस करने पड़ रहे हो, उस मुल्क की हुकूमतों को रातों को सोना नहीं
बल्कि जागना पड़ता है। उनका दिन जो है वो 24 घंटे का नहीं बल्कि 48 घंटे का होता है। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि हम जो है वो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि ख्वाब गफलत के मजे लूट रहे हैं। अगेन इफ्तिखार साहब, मैं रिलीफ पैकेज की तरफ आऊंगा तो फिर इसका मतलब तो ये होगा जब हमारी बाकी तमाम चीजों की मनसूबाबंदी का ये हाल है कि वक्त का तो हमें ख्याल नहीं कि किस वक्त क्या काम करना चाहिए, तो क्या ये भी बेवक्त का रिलीफ है कि गालिबन इसका फायदा कुछ नहीं होना? एक सियासी प्रेशर था, एक अवामी दबाव था जिसको थोड़ा ओवरकम करने के लिए इस किस्म की चीजें अनाउंस की गई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे ख्याल में बिल्कुल ऐसा ही है। इसका आवाम के अंदर कोई इसका असर नहीं पड़ेगा। देखिए ना, आपने जो है वो रिलीफ पैकेज अनाउंस करने के बाद जो है वो जिन 2-3 चीजों के अंदर जो है वो महंगाई का एक तूफान खड़ा कर दिया है, स्पेशली जो है वो चीनी में और पेट्रोल पर और बिजली की कीमतों में, तो उसके नताइज से आवाम को जो है वो रिलीफ और आसानी किस तरह मैसर होगी। मैं यहाँ गुजारिश ये करना चाहूंगा अल्ताफ भाई आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से और अपने देखने वालों से ये अर्ज करना चाहूंगा कि मैं ये बिल्कुल समझने से कासिर हूँ कि हम इस तरह की मंसूबाबंदी क्यों नहीं करते कि हम लोगों को जराए रोजगार और उनके जराए आमदनी में इजाफा करने की प्लानिंग करें। हम मुस्तकिल बुनियादों पर रिलीफ पैकेज और लंगर खाने और जो है वो साहिबान टाइप के घरों में रहने की जगहें और जो है वो मुफ्त में खाना मुहैया करने वाली सहूलियात और 12,000 रुपए फीकस जो है वो तकसीम करने वाले मामलात, हम यानी एक तरीके से हम लोगों को फकीर और जो है मिस्कीन और भिखमंगा बनाने पर तुले हुए हैं। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम लोगों को जो है वो इस तरह के प्लान और इस तरह की मंसूबाबंदी करके दें। मैं ये कहता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 120 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस करने की बजाय 200, 300, 400, 500 अरब रुपए का एक इंडस्ट्रियल पैकेज अनाउंस करते हैं जहां लोगों को रोजगार मिलता है। जब आपके पास जराए आमदनी ज्यादा होंगे, आपकी आमदनी के जो है वो आपको जो है वो रोजगार के जराए मैसर होंगे, आपकी आमदनी बेहतर होगी, तो फिर थोड़ी बहुत महंगाई अगर बढ़ जाएगी तो वो आप पर असरअंदाज नहीं होगी। लेकिन जब आपके पास आमदनी ही नहीं आ रही होगी, जब आपके पास रोजगार ही मौजूद नहीं होगा, लाखों और करोड़ों की तादाद में नौजवान जो है वो नौकरियों के लिए और छोटी छोटी जो है वो फैक्ट्रीज के अंदर जो है वो जॉब हासिल करने के लिए मारा फिर रहा होगा, तो फिर ये रिलीफ पैकेज जो है वो आप कब तक अनाउंस करेंगे? तो कहने का चीज है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का खुद कहना ये है कि हमने ये रिलीफ पैकेज जो है वो 6 माह के लिए अनाउंस किया है। तो मकसद मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब हमारे कायद हैं, हमारे मुल्क के लीडर हैं और अवाम ने जो है वो बड़े खुलूस से और बड़ी मोहब्बत से और बड़े जोश जज्बे से उनको वोट कास्ट किए हैं। वो मुझे ये बताइए कि आया 6 महीने के बाद क्या महंगाई के इस जिन को वो काबू कर कीमतें जो है वो पिछली सतह पर ले आएंगे? दूसरी एक गुजारिश और मैं करूंगा कि देखिए, आम आदमी जो है वो इस चीज को नहीं समझता। आम आदमी ये कहता है कि आज से 3 साल पहले मैं चीनी जो है वो 56 रुपए फी किलो खरीद रहा था। आज से 3 साल पहले मेरे जो है ना वो मुझे जो है वो 70 और 80 रुपए फी लीटर जो है वो पेट्रोल मिल रहा था। आज से 3 साल पहले जो है वो मेरी ज़राए आमदनी इस तरह के थे और आज जो है वो सूरत हाल इस तरह की हो चुकी है कि ऑलमोस्ट तमाम कम्युनिटी आइटम्स की कीमतें जो है वो दुगनी से भी ज्यादा हो चुकी हैं। आज मैं बिजली का बिल देखता हूँ तो मेरे होश उड़ जाते हैं। तो वो फिर उन लोगों को जिनके लिए हम ये राग अलापते हैं कि वो चोर है और वो लूट के ले गया और अगर 2 खानदान अपनी लूटी हुई दौलत वापस ले आए तो कीमतें आधी कर दूंगा, वो कहते हैं कि भाई हमें इस चीज से दिलचस्पी नहीं है। हमारी दिलचस्पी इस चीज से है कि आप आए हैं तो आपने किस हद तक जो है वो मुल्क में रिलीफ जो है वो कायम किया और रिलीफ मिला है लोगों को। बिल्कुल बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू हुई है इफ्तिखार गालिब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ख़ास तौर पे मैं एक बात को ज़रूर जिक्र करूँगा कि अब सब्सिडी पनाहगाहें एहसास प्रोग्राम 12,000 रुपये फ़ी ख़ानदान तकसीम से के साथ साथ हमें मयार ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए उन इंडस्ट्रीज़ को फोकस करना होगा जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार और अच्छे और बेहतर रोज़गार के मौक़े आवाम को मैसर हों, जहाँ पर एक बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल करके वो अपनी इनकम इस तरह से हासिल कर ले कि आइंदा आने वाले दिनों में ज़रूरत ना पड़े कि आवाम को इस किस्म के किसी भी पैकेज की तरफ जाने की, या अगर मिलता भी है तो वो ना भी मिले तो आवाम का निज़ाम ज़िंदगी, इनका मयार ज़िंदगी ऐसे बुलंद हो जाए कि वो इसकी तरफ उसकी उम्मीद भी ना रखें और अपने पैरों तले अपने पैरों को मजबूत करके आगे बढ़ सकें। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में तो हमने बात की है हमारे रिलीफ पैकेज की तरफ। अगले हिस्से में मैंने कहा था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान
इंडिया और अफगानिस्तान के हवाले से जो मैच हुआ था उस पर बड़ी उंगलियां उठ रही हैं, तो इस छोटे से पोर्शन में ये भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, टॉप स्टोरी। मैं अल्ताफ यानी एक बार फिर हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में मैंने आपसे कहा था कि इंडिया और अफगानिस्तान का सस्पिशियस मैच जो हुआ, मतलब दुनिया हैरान हो गई कि ये हुआ क्या है। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के हर क्रिकेट खेलने वाले मुल्क से ये आवाज़ें बुलंद हुई कि ये था क्या, ये हुआ क्या, और ऐसा क्या वाकई क्रिकेट में होता है या कम कम होता है। नज़ारे, मीडिया, आवाम, सब ने इस पर मुख्तलिफ अंदाज से उंगलियां उठाई हैं। तो इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ CEO साउथ क्रीक मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के और स्टूडेंट हैं इस्लामिक स्टडीज़ अगर मैं कहूँ यकीनी तौर पर, और बड़े ही कीन क्रिकेट लवर हैं, स्पोर्ट्स लवर हैं, और क्रिकेट खुद खेलते भी हैं और क्रिकेट खिलाने के भी बहुत सारे मौके लोगों को पेश करते हैं। मोहतरम ज़ीशान अहमद साहब हैं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई। जी वालेकुम। ज़ीशान भाई बहुत शुक्रिया, थोड़ा सा लाउड आपको बोलना होगा। अच्छा ज़ीशान भाई, पाकिस्तान और इंडिया और अफगानिस्तान, इसमें पाकिस्तान का जिक्र बार बार मैं इसलिए भी आ रहा है मेरे मुंह में कि इसका नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाने की कोशिश की गई। तो पहले मैं ज़ीशान भाई आगाज करूंगा कि बड़ी अजीबो गरीब किस्म की सोशल मीडिया पे तस्वीर पहले तो अफगानिस्तान की टीम के हवाले से आई, उसके एक ही प्लेयर को फोकस किया मीडिया ने कि पाकिस्तान के खिलाफ जब वो मैच हारे हैं तो वो रो रहे हैं, जबकि बहुत क्लोज हारे थे वो। और एक ही और उसी खिलाड़ी की तस्वीर जब इंडिया के खिलाफ मैच हारने के बाद ली गई तो वो मुस्कुराते हुए, थंब का निशान और मुट्ठी से मुट्ठी इंडियन खिलाड़ियों के साथ मिलाते हुए। तो पहले तो ये बताइए कि आप जाती हैसियत में इस मैच को कैसे देखते हैं? आई थिंक अल्ताफ भाई, हमें दो चीजों को सेपरेट करके देखना होगा। एक जो मीडिया क्रिटिसिज्म हुआ है अफगानिस्तान टीम का, जी तो उसको एक अलग तरीके से एवेल्युएट करें, और दूसरा ये कि जो अफगानिस्तान टीम की परफॉर्मेंस रही उसको थोड़ा सा सेपरेटली एवेल्युएट करना चाहिए। ठीक है। आई थिंक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे स्पेशली कुछ चीजें ऐसी चली हैं जो शायद मेरे हिसाब से ओवर एग्जैजरेटेड थी। जैसे वो टॉस को लेके एक बहुत सारा क्लिप्स चली है सोशल मीडिया पे कि विराट कोहली ने डिक्टेट किया नबी को कि उन्होंने जो है ना बैटिंग करनी है और नबी ने बॉलिंग करनी है। बट आई थिंक अगर उसको हम थोड़ा सा क्लोजली देखें तो शायद वो ऐसा नहीं था, वो नबी की कॉल थी कि वी विल बॉल फर्स्ट। तो मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा यूं सब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा कि अगर ऐसा ही कुछ फिक्स मैच होता या तो वो विराट कोहली जी ये वाली बात पहले ही बता के आ सकते थे उनको। लेकिन नेवरदलेस एज ए सेट के दो अलग अलग चीजों को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस वाइज बहुत सारे क्वेश्चन अफगानिस्तान टीम पे वैलिड हैं जो बनते हैं, जो उनसे पूछने चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि भाई ये किस तरह के डिसीजन लिए गए। और उससे कुछ बजाय लगता ऐसा है कि कुछ ना कुछ मामला तो गड़बड़ थे। अच्छा, एक बॉलर है इनके मुजीब जान भाई, बड़े अच्छी परफॉर्मेंसेस पूरे टूर्नामेंट में होती चली आ रही थी और बड़े अच्छा खेल पेश किया परफॉर्मेंस के लिहाज से भी, और बड़े एग्रेसिवली उन्होंने टीमों को तंग किया। इस मैच में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया, इंजरी या वो फिट नहीं, अनफिट हैं। कैसे देखते हैं इस किस्म के ड्रॉपेज को? देखिए, बड़ा सरप्राइजिंग था। मुजीबुर रहमान पहले जितने मैचेस खेल चुके हैं इस वर्ल्ड कप में, सारों में परफॉर्मेंस अच्छी थी, पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, और इंडिया जैसी बड़ी टीम के अगेंस्ट उसको अचानक से अनफिट करार दे के बिठा देना एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। ये वही वाली बात जो मैं कह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस पे बहुत सारे सवालात उठते हैं, उसमें सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि मुजीबुर रहमान इतनी बड़ी टीम के अगेंस्ट ना खिलाना आई थिंक थोड़ा सा फिशी डिसीजन है। और अगर उसकी जगह पे देखा भी जाए तो नबी ने जो पहला ओवर कराया, आई थिंक इट वाज कंपैरेटिवली अ बेटर ओवर, लेकिन उसके बाद नबी ने भी सिर्फ एक ओवर के बाद कंटिन्यू किया ही नहीं। बिस मैं नबी के ओवर पे आता हूँ। मैं इससे पहले एक दो चीजें और जो मैं लिख के लाया हूँ खास तौर पे
राशिद मतलब आउट क्लास, आउटस्टैंडिंग, मतलब दुनिया में जहां जहां भी वो खेलने के लिए गए, इवन आईपीएल भी वो खेलते हैं, और आईपीएल का जिक्र भी मैं करूंगा जरूर कि उसमें भी इनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहती है पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने। और 10 ओवर के बाद इनको जब क्रूशियल मूवमेंट्स होते हैं उसमें भी लाया जाता है, खो वो पहली बैटिंग हो या दूसरी बैटिंग हो। इस खिलाड़ी की बॉलिंग, इनकी बॉडी लैंग्वेज, और इसके बाद मैं तो पहले तो इनकी बॉलिंग पे चाहूंगा कि आप तबसरा कीजिए, और इसके बाद ये बताइए कि बॉलिंग, इसके बाद वो अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि इंडिया से हारने का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्या 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 ये कुछ चीजें ऐसी, कुछ सस्पेंस से भरपूर किस्म के बयानात और फिर सस्पेंस ही की तरह की बॉलिंग, कैसे देखते हैं राशिद के इस एटीट्यूड को? आई थिंक राशिद इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द करंट T20 वर्ल्ड, और आईसीसी रैंकिंग में भी अगर आप उनको देखें तो इज इन द टॉप 5। जबरदस्त बॉलर हैं, बट अगेन वही वाली बात कि इनके स्पेल को जिस तरह से मिस किया गया, या वुड से के जिस तरह से जाया कराया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। राशिद इज एन आउटस्टैंडिंग बॉलर, हमने देखा उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी एक बहुत जबरदस्त नबीदुली बॉलिंग करी, और इंडिया के अगेंस्ट आप अगर थोड़ा सा क्लोजली देखें तो उनके स्पेल्स को लिमिट किया गया, एक एक ओवर के स्पेल्स पे रखा गया। बिल्कुल। और एक मतलब काफी डेलिब्रेट लग रहा था कि शायद इनका स्पेल जाया कराना था। अब ये तो हो नहीं सकता कि राशिद को खिलाएं और 2 ओवर के बाद उसको ओवर ही ना दे, तो 4 ओवर तो कराने थे, लेकिन बिल्कुल कराए गए कि वो राशिद ज्यादा कुछ जो आप समझ लें कि डैमेज ना कर पाए इंडिया को। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ज़ीशान साहब, एक और जिसका जिक्र आपने भी किया, 1 ओवर मोहम्मद नबी करते हैं, सिर्फ 7 रन देते हैं, और एक और भी शायद करीम या खालिद जान या इस किस्म के एक और बॉलर, इन्होंने 7 रन देके 1 विकेट भी हासिल की है। 7 रन देके 1 विकेट एक ही ओवर में हासिल की है। इन दोनों ने अगला ओवर ही नहीं कराया, और एक और खिलाड़ी जिसने 60 रन दे चुका था वो कंटिन्यू पूरे 4 ओवर पूरे किए और तकरीबन कमोबेश 59 या 60 रन दिए। क्या इस किस्म की कैप्टनशिप या इस किस्म का बिहेवियर इन द ग्राउंड दुनिया को शको शुबात में डालने के लिए कम नहीं? बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो कोई डाउट रहता नहीं है, और एज आई सेड अर्लियर के इस बात की तो जरूर इंक्वायरी होनी चाहिए, और उस पे इनका सोशल मीडिया ट्रायल भी सही बनता है कि जिस लेवल की हुई है उस लेवल की कैप्टनसी नबी से एक्सपेक्टेड नहीं है। काफी सीनियर प्लेयर हैं, काफी क्रिकेट खेल चुके हैं, इंडिया के साथ खेल चुके हैं, आईपीएल खेलते हैं, PSL खेलते हैं, और अफगानिस्तान को एक बड़े समझ लें कि एक अच्छे फॉर्म में लाने में इनका बड़ा हाथ है। बट अब थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो आई थिंक इनके काफी की प्लेयर्स आईपीएल खेलते हैं, कुछ मॉरल ऑब्लिगेशन उस तरफ भी हो सकती है, कुछ आईसीसी की तरफ से भी प्रेशर्स हो सकते हैं, बट नबी की बॉडी लैंग्वेज वाज नॉट के जो उन्होंने इनिशियल मैचेस खेले वो कुछ और, कोई और नबी था, ये कोई और नबी थे, और एक फर्क बहुत वाज़ेह फर्क साफ जाहिर था। एक लेमैन के लिए भी बड़ा आसान था समझना कि यार ये जो है ना अपनी फुल टेम्परामेंट में नहीं खेल रहे हैं, ये थोड़ा सा मैच को इजी कर रहे हैं इंडिया के लिए। बाकी इंडिया को भी दाद देनी पड़ेगी, थोड़ा सा बैटिंग में इन्होंने कोई चांस नहीं दिया, लेकिन आई थिंक देयर वाज समथिंग डेफिनेटली नॉट राइट विद अफगानिस्तान ऑन दैट डे। अच्छा, एक आखिरी सवाल और इसके बाद तो मैं आपसे इजाजत भी चाहूंगा और आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि इंडिया को स्पेकुलेशंस थी कि अपने आप को, अपनी एवरेज को बेहतर करने के लिए कमोबेश जो है वो 63 रन से इस मैच को जीतना चाहिए, और खुशकिस्मती से इंडिया जो है वो 66 रन से ये मैच जीतता है और अपने एवरेज को कदरे बेहतर कर लेता है, ताकि अगले मैचेस में जो वो चाह रहा है अगर उसी अंदाज से होता रहे तो ये एवरेज इनको बहुत काम आएगा। 63 रन की जगह 66 रन, बिल्कुल नेक टू नेक जाके वो इस मैच को जीतते हैं। कैसे देखते हैं आप इस 66 रन से जीतने को? अल्ताफ भाई, अगर आप देखें तो अफगानिस्तान वाले मैच में जैसे आपने कहा 63 रन चाहिए थे, 66 रन से वो जीते हैं। उसके बाद अगला मैच भी उन्होंने अपने एवरेज, आई थिंक अभी ग्रुप के अंदर सबसे बेहतर एवरेज उनकी है, और न्यूजीलैंड अगर अफगानिस्तान से हार जाता है तो वो डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाते हैं। बट आई थिंक हमारा बिलीफ ये है कि इस तरह के अगर काम करके इंडिया ने सेमीफाइनल में आना है तो उसका रिजल्ट उसको फिर वो मिल ही जाएगा आगे जाके। और आई थिंक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि अफगानिस्तान ने अगर ऐसा कुछ डेलिब्रेट किया है तो अफगानिस्तान जैसी टीम को फिर इतने बड़े टूर्नामेंट्स का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्रिकेट खराब होती है। अब आप देखें, एक तरफ है इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड,
इस तरह की टीम्स जो बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रही हैं, एक वर्ल्ड कप स्पिरिट है जी। और जिससे एक वर्ल्ड कप की खूबसूरती सामने आती है, देखने में मजा आता है। और एक तरफ इस तरह के मैचेस होते हैं जो सारा वर्ल्ड कप का मोरल जो है ना एक दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं, उसके क्रिटिसिज्म कुछ और हो जाता है। तो आई थिंक ये आईसीसी को बहुत क्लोजली देखना पड़ेगा कि अगर ये कोई डेलिब्रेट चीज थी तो इससे वो अपने क्रिकेट की टूर्नामेंट को जाया कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उसकी रेटिंग या उसकी आई वुड से क्वालिटी को जो है ना वो बहुत खराब किया जा रहा है। आई थिंक ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इस पे फोकस होना चाहिए। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया दिशान साहब आपका कि आप हमारे साथ रहे। और नाजरीन, बड़ा खूबसूरत अंदाज में आखिर में आके मोहतरम दिशान साहब ने कहा कि इससे क्रिकेट की खूबसूरती ख़राब होती है। इतने बड़े टूर्नामेंट में इस अंदाज की क्रिकेट का होना और इतने सारे शकूक व शुबहात इतने बड़े इवेंट में, और दुनिया ने देखा है कि इस किस्म की अब कॉन्स्पिरेंसी शुरू हो गई हैं। आईसीसी को देखना होगा कि अगर क्रिकेट की खूबसूरती इस अंदाज से खराब होती रही तो लोगों का एतमाद उठ जाएगा और शायद क्रिकेट भी शायद आगे आने वाले दिनों में उन खेलों में शामिल हो जाए जहां पे सिर्फ और सिर्फ लोग अपनी नोट या पैसा कमाने के लिए खेलेंगे, उसके लिए वतन या मुल्क शायद कुछ ज्यादा अहमियत नहीं रखेगा। इस मौके पर अगर मैं चाहूं कि आईसीसी इस पर अज खुद नोटिस, अगर पाकिस्तान में कोई अदालत होती तो जरूर इस पर अज खुद नोटिस लेती, लेकिन आईसीसी को इस पर अज खुद नोटिस लेना चाहिए। ये फ्यूचर की क्रिकेट को बचाने के लिए उनकी कोशिश होगी। और यकीनी तौर पर इस इवेंट को, इस मैच को आप कैसे देखते हैं, फीडबैक में जरूर लिखिएगा। आगे आने वाले दिनों में अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह नए मेहमानों और नए मौजूआत के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पास।